2021 के बाद एक बार फिर खेला होबे, जी हाँ, ये नारा गूंज उठा है। लेकिन इस बार जगह पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि मुंबई में ये नारा गूंजा है और नारा देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं, जो आज मुंबई पहुंची। सबसे पहले अपने भाई को राखी बांधने पहुंची, यानी अमिताभ बच्चन को, जिनको वो भारत रत्न भी कहती हैं उनकी जुबानी, और उसके बाद खेला होबे का नारा दे दिया। तो वाकई क्या इंडिया गठबंधन खेला होबे की तर्ज पर देश में खेला करने वाला है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी इस वक्त मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर कितना दमखम है, क्या होने जा रहा है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है संजीव। 2024 को लेकर जिस तरीके से दम भरा जा रहा है, दीदी कह रही है खेला होबे, बहुत सारी कश्मकश, इसके बीच संयोजक पद को लेकर, पीएम पद की दावेदारी को लेकर, क्या कितने एकजुट रह पाएंगे, ये तमाम चीजें। लेकिन आज जो कांग्रेस का इंस्टा अकाउंट है उससे एक फोटो डाली गई। उस फोटो में पोस्ट किया गया जिसमें राहुल गांधी मिड में नजर आ रहे हैं और बाकी सारे चेहरे जो हैं, जो 27 दल कुल मिलाकर के उनके जो अहम चेहरे हैं वो राहुल के पीछे इस तरीके से दिखाया गया। सबसे पहले तो यही समझाइए, जब सब अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं तो इसके मायने क्या हुए? उस फोटोग्राफ में खास बात ये थी आशा के अरविंद केजरीवाल का चेहरा नहीं था। राइट। तो अब ये जो दिक्कतें हैं इसे आयरन आउट किया जा सकता है क्या? महत्वपूर्ण ये है, मुंबई की बैठक में आपने कोलकाता का नाम लिया। कोलकाता में जिस वक्त ममता बनर्जी ने 2021 में खेला होबे का नारा दिया था तो वो फाइट 1-to-1 फाइट थी। और आपने देखा कि उसके जब नतीजे आए तो कांग्रेस और सीपीएम का खाता भी नहीं खुला। दोनों ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने सरकारें चलाई पश्चिम बंगाल में, लेकिन 1-on-1 फाइट भारतीय जनता पार्टी के साथ ममता बनर्जी की हुई और उसी 1-on-1 फाइट को रेप्लिकेट करने की कोशिश मुंबई में पटना और बेंगलुरु के बाद कर रहे हैं ये ऑपोजिशन के दल। अब इस 1-on-1 फाइट में चेहरे कौन हैं, इसको लेकर के एक बहस है, क्योंकि सत्ता पक्ष का चेहरा तो बड़ा स्पष्ट है, प्रधानमंत्री मोदी हैं। और इस कारण से कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन चेहरा हो, ये बहुत ज़रूरी है विपक्ष को तय करना कि आखिर वो चेहरा चाहते हैं और क्या उनके पास प्रधानमंत्री मोदी के बराबर का कोई चेहरा है नहीं, और क्या चेहरे के साथ जाएंगे ये भी चुनाव में, या फिर आप मुद्दे चाहते हैं। और अभी तक जो लगा है कि मुद्दे ज्यादा हावी हैं। अगर मुद्दे हावी न होते तो गैस के सिलेंडर के दाम घटते आप इन मौके पर नहीं देखती। बिल्कुल सही। मुद्दे हावी हैं और मुद्दे खासतौर पर महंगाई और बेरोजगारी के। तो एक बड़ा मत उभर कर सामने आया है इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनका, कि हम मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं रखेंगे, हम मोदी के सामने मुद्दे रखेंगे, क्योंकि वही प्रभावशाली हैं और जब बाद में नतीजे आते हैं तो हम चेहरा तय करेंगे। लेकिन एक होता है कि दलों के अंदर इंथुजियाज्म होता है कि भाई हमारे नेता को सबसे ज़्यादा प्रश्रय मिले। तो कहीं आप देखेंगे कि तृणमूल कांग्रेस वाले ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताएंगे, कांग्रेस वाले राहुल गांधी को, जिस पोस्टर की आप चर्चा कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के भी एक सदस्य ने कहा कि वो भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, हालांकि बाद में खंडन हो गया। तो ऐसी चीजें एक मुश्किल बनकर के इस बैठक के पहले सामने आई हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ज्यादातर जो दल हैं उनके शीर्ष नेता इस बात को लेकर बहुत क्लियर हैं कि चेहरे वाली बात रोड़ा नहीं बनेगी। नहीं, लेकिन संजीव मुझे जो लगता है कि भ्रम की स्थिति नहीं पैदा होगी क्या जनता के बीच? मतलब क्योंकि सबको पता है जब तीसरा मोर्चा इस प्रकार का गठन हुआ है तो उनका हश्र क्या हुआ है। हर बार ये फोटो अब तो होता है, सामने आते हैं, साथ की बात करते हैं, लेकिन हर बार वो बिखराव बाद में नजर आ ही जाता है। तो अगर मैं एक वोटर के तौर पर वोट भी करने जाऊं, मैं किसे वोट दूं, किसको? क्योंकि मुझे अगर ये लग रहा है कि ये तो बाद में लड़ेंगे ही, मेरा वोट जाया होगा, तो वो भ्रम नहीं पैदा होगा क्या? उस संदर्भ में उदाहरण जो दिए जाते हैं उसमें साल 2004 का चुनाव, अटल जी का बड़ा ही एक विराट चेहरा, उनका व्यक्तित्व इतना विशाल और किसी को उम्मीद नहीं थी। इंडिया शाइनी का कैंपेन आपको याद होगा, एक फील गुड फैक्टर की बात हो रही थी और कोई चेहरा उनके सामने विपक्ष का नहीं था। यूपीए का एक गठबंधन बनाया गया और वो भी ऐसा गठबंधन नहीं था जो प्री पोल था, वो पोस्ट पोल यूपीए बना, लेकिन एक गठबंधन जैसा सोनिया गांधी के प्रयासों से बन गया था और देखिए नतीजे आ गए।
आप को अगर मैं इतिहास में ले चलूं तो जब भी ऐसे मौके आए हैं जिसमें कि एक राष्ट्रीय पार्टी वो बहुत दिनों से सत्ता में है, उसे हटाने के लिए अगर दल जमा हुए हैं, तो ऐसे दो मौके हैं। 1977 का मौका, जब कांग्रेस पार्टी को हटाने के लिए तमाम जनता पार्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, और उन्होंने तो अपनी पार्टी समाहित कर ली थी, जनसंघ ने अपने आप को समाहित कर लिया, बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। इसी तरह से तमाम दलों ने अपने आप को समाहित किया था, जनता पार्टी बनी थी, कोई चेहरा नहीं था। मोरारजी तो बाद में चेहरा बने और नतीजे माकूल आए थे, सत्ता से कांग्रेस को हटाया गया था। 1989 का भी एक उदाहरण है, जब सारे दल साथ आए थे और एक लीड करने वाला चेहरा तो वीपी सिंह का था, लेकिन प्रधानमंत्री पद का चेहरा वो नहीं था, और राजीव गांधी की वो प्रचंड बहुमत 400 सीटों वाली, उसे हटाया गया था। तो एक यही विश्वास लोगों के अंदर है जो अभी इंडिया गठबंधन के लोग जमा हुए हैं, और इन्हें लगता है कि आंकड़े जो हैं वो इस बात को डिक्टेट करते हैं कि भले ही लोकसभा में सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ज़्यादा हैं, लेकिन अगर विधानसभाओं में एमएलएस जोड़ करके देखे जाएं तो आज की तारीख में ये जो मुंबई में जमा हुए हैं दल, इनके विधायक ज़्यादा हैं, भारी पड़ते हैं। और इस कारण से उन्हें लगता है कि अगर किसी तरह से इन बैठकों के जरिए 400-450 कंस्टिट्यूएंसीज में एक बनाम एक ही फाइट हो जाए, एक बीजेपी या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ एक इंडिया अलायंस का उम्मीदवार लड़ जाए, तो उन्हें तो वो जो बिखराव है वो समअप होकर के और नतीजों में तब्दील हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात मैं फिर आपसे करना चाहूंगी संजीव। कारण ये है कि पहले ये समझा जा रहा था, अब देखिए बड़ा स्मार्ट मूव हमें कांग्रेस का देखने को मिला। कारण ये समझा जा रहा था कि संयोजक पद होगा, नीतीश कुमार खूब मेहनत कर रहे थे, लग रहा था कि वो या तो शरद पवार हो सकते हैं, नीतीश कुमार हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने तो आखिर में थक हार के कह दिया मुझे कोई पद ही नहीं चाहिए, उनका ये हाल हो गया। राहुल खुद लालू यादव कह रहे थे कि नीतीश कुमार अब जिम्मेदारी संभालें दिल्ली। अब वो आज जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कल तय होगा, अभी हमें नहीं पता कौन होगा, नहीं पता। ये हुआ। ममता बनर्जी अपनी अलग से कोशिशों में जुटी। इस बीच कांग्रेस ने क्या किया, ये नई खबर उछाल दी गई है कि 11 कुल मिलाकर के संयोजक होंगे। मतलब उस पद को ही कमजोर कर दिया गया। अगर आप ये समझ के चल रहे हैं आप संयोजक बन गए मतलब एक चेहरा बन गया सांकेतिक जनता के सामने, तो ऐसा मत समझिए। अब एक संयोजक नहीं होगा बल्कि कुल मिलाकर के 10-11 हो सकते हैं, समन्वय एक होगा उसमें, और चेयरपर्सन भी होगा। तो जब सोनिया गांधी हैं तब चेयरपर्सन कोई और हो सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो खुद जा रही है मुंबई की बैठक में। तो फिर ये पीएम पद की जो रेस है ये कहाँ, कौन सा दल कहाँ खड़ा है? अब देखिए, इस बारे में कुछ कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि बड़ा स्वाभाविक है कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी सांसदों की तो उसका वर्चस्व होगा नतीजों के बाद। अभी से कोई चेहरा फाइनल आप कर लें और पता चला उसकी पार्टी को वो आंकड़े नहीं आए तो जाहिर है कि वो हल्कापन आ जाएगा। तो फिर आप ऐसा चेहरा क्यों अभी चुनना चाहते हैं? ये शायद कांग्रेस ने कन्विंस करने में सफलता हासिल की है। और बड़े तंज के साथ ये बात भी कही जाती है कि जब चेहरे की मांग की जाती है सत्ता पक्ष की तरफ से, तो फिर राजस्थान में चेहरा क्यों नहीं है? चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में चेहरा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है छत्तीसगढ़ में चेहरा? क्योंकि वहां तो इन तीनों राज्यों में कांग्रेस के पास चेहरे हैं। अशोक गहलोत है, भूपेश बघेल है, कमलनाथ है, इनके सामने कौन खड़ा है? अच्छा, बहुत अच्छा डिफेंड भी दिया आज खुद उद्धव ठाकरे ने कि हमारे पास तो कई पीएम चेहरे हैं, आप उसे जैसे लीजिए, उनके पास तो एक है। और देखिए, इनको इस बात को लेकर के एक स्वाभाविक बड़ा एक आत्मविश्वास सा आ रहा है कि हमने बैठकों का सिलसिला शुरू किया पटना से, तो पटना में बस ये था कि गठबंधन एक जगह बैठा हुआ दिखे, और उसी वक्त से एनडीए ने नोटिस लेना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि अरे इनका दूल्हा कौन है। और आपको याद होगा उस वक्त लालू यादव ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि राहुल जी आप शादी कर लीजिए, हम तो बाराती बनने के लिए तैयार है। लोगों ने सोचा कि राहुल गांधी को कि शादी की बात वो कर रहे हैं, जो यदा कदा नेता कहते रहते, हालांकि अब तो बहुत कम कर दिया है कहना, लेकिन पहले कहा करते थे। दरअसल वो इशारों में वो कह रहे थे कि आप हमारे नेता हैं। उसके बाद जब बेंगलुरु पहुंचे, और बेंगलुरु में बड़ी बात ये सामने आई कि इंडिया एक नाम सामने आ गया। जैसे INDIA ये कहता है सत्ता पक्ष, लेकिन कहीं ना कहीं विमर्श जो है वो उस नाम के आसपास बहुत जबरदस्त तरीके से हो गया।
हाल के दिनों में 2-3 सर्वेज हुए आशा, और आपने भी देखा होगा। उन सर्वेज में पाया ये गया, एक 31 तारीख को आया, एक 17 या 18 तारीख को आया, और जितने आंकड़े थे सत्ता पक्ष के वो धीरे धीरे बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन से घटने लगे, और ये इंडिया अलायंस के जो आंकड़े थे थोड़े थोड़े मार्जिन से बढ़ने लगे। मतलब एरो अप एंड एरो डाउन का एक सिलसिला बनने लग गया। और उसके बाद ये जो फैसला आ गया सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर को ये प्रतीक बनाना चाहते हैं जो इंडिया अलायंस के लोग, जैसा आपने कहा मुद्दे तो सिलेंडर को एक प्रतीक बनाना चाहते हैं। तमाम दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों के बारे में सब जानते हैं कि बहुत मुश्किलें हैं, एडजस्ट करना, एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं सब लोग, लेकिन कैसे हो पाएगा। लेकिन सबको एक चीज दिख रही है, और वो है कि अगर इस बार हम लोग नहीं हरा पाए तो फिर हमारा जो वजूद है वो खतरे में। बीजेपी को हराना, ये सबका एक लक्ष्य तो है सबका। मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करना चाहूंगी इसी से जुड़कर संजीव, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई जगह पे हमने अभी हाल में दिल्ली में आपने देखा होगा जब अलका लांबा का बयान सामने आया, अलका लांबा ने कहा कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी हमारी पार्टी, फिर बाद में उसको खारिज किया गया कि वो अधिकृत नहीं है इस पर बोलने के लिए। ये तमाम चीजें हुई, लेकिन राज सामने आ गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की कि सीट शेयरिंग की जब बात आती है तो अलग अलग राज्यों में, क्योंकि यही पार्टी जो साथ आने की बात कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं, चाहे पंजाब या दिल्ली, अन्य राज्य भी हैं। यहाँ पर पेच फंसेगा या लगता है यहाँ भी स्मूथली एक रास्ता निकाल ले जाएंगे? नहीं, स्मूथली तो नहीं हो पाएगा, और आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया। पर उसके बाद जब अलका लांबा का बयान आया तो अंदर खाने बैठक बहुत हुई, और ये ऑफ रिकॉर्ड संवाददाताओं को कहा गया कि क्या कहती है अलका लांबा कि हम 3 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जब तक गठबंधन नहीं हो जाता है तब तक आम आदमी पार्टी भी कहेगी कि 7 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, और कांग्रेस भी कहेगी कि हम 7 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो आप अभी से क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन हो गया है? उस गठबंधन का आकार क्या होगा, उस गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, किसी को नहीं पता है। एक बहुत धुंधली सी एक कल्पना है कि गठबंधन हो जाएगा, पर बहुत दिक्कतें आने वाली हैं उसमें। और ये पंजाब और दिल्ली में आपने पॉइंट आउट बिल्कुल सही किया, लेकिन आइए उत्तर प्रदेश, वहाँ भी तो बहुत दिक्कतें हैं, वहाँ तो बहुत चीज़ें अभी तय होनी बाकी हैं। उत्तर प्रदेश के बाद चलिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को कैसा स्थान देने वाली है? राइट, बिल्कुल नहीं शायद वहां पे ममता दीदी तैयार हो जाएंगी, पता नहीं, देखिए क्या होता है। क्या पता हो तो शर्त पर चेहरा। अब आप बताइए कि खेला होवे तो वही कह रही हैं, आपने बताया। और उसके बाद अब वो वहां उनको अकोमोडेट करती कैसे हैं, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ वहां पर है। लेकिन चलिए केरल, वहां तो लेफ्ट और कांग्रेस ही एक दूसरे के खिलाफ है। तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीट शेयरिंग पर जब तक चीजें माकूल नहीं हो जाती हैं, इंडिया अलायंस ऊपर से तो आकार ले चुका है, लेकिन अंदर सब्सटेंस जो कोर में होना चाहिए वो कितना मजबूत। तो ये जो 2 दिन बैठक होने वाली है कल परसों, आपको लग रहा है संजीव कि इसमें कुछ उस पर चर्चा होगी या वो अभी दूर का विषय है? देखिए, मुझे तो लगता है कि अभी वो दूर का विषय है, क्योंकि जितनी बातें मेरी हुई नेताओं से और मैं समझ पाया, उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा हम बनाएं, कोई ऑफिस बनाएं, सेक्रेटेरिएट, उसमें लोग बैठे, वो जो 11 लोग जिनकी बात आप कर रही हैं, और वो संयोजक इस तरह के इश्यूज को आयरन आउट करें। और जब मान लीजिए कि कोई नेटिग्रिटी बन जाए, उसके बाद फिर मेन नेता बैठेंगे। जब मान लीजिए कि कोई एक कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उसके बाद बड़े नेता बैठें। इस बैठक में ज्यादा से ज्यादा कोई एक नई चीज के तौर पर लोगो सामने आ सकता है, एक झंडा सामने आ सकता है, क्योंकि मान लीजिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग इंडिया अलायंस के लोग लड़ रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि ये इंडिया अलायंस है, तो उसके लिए एक झंडा रहे और उसमें रंग तमाम रहे, वो बताने के लिए कि हम जो डाइवर्सिटी है उसको हम एक ताकत के रूप में। हालांकि एक अभी हमने दिखाया भी था, इससे पहले आया था कि यही होगा, क्योंकि आरजेडी का पोस्टर लगा था मुंबई में, जहां होटल हयात, ग्रैंड हयात के बाहर लगा था, भगवा केसरिया, वो बिल्कुल जैसे देश का झंडा वही वैसा ही लग रहा था। एक कल्पना ये भी है कि तिरंगे को, चूंकि नाम इंडिया है, तो तिरंगा जैसा है उसमें से आप चक्र हटा दीजिए, अशोक चक्र हटा दीजिए, और डायमेंशंस अलग कर दीजिए। जो झंडे के डायमेंशंस हैं तिरंगे के, उनको न रखते हुए कुछ इस तरह का एक झंडा बना लीजिए, ताकि वो उस पार्टी के झंडे के साथ चुनाव में डिस्प्ले हो सके। तो आशा, इतना तो आप मानेंगे कि
ऐसा लगने लगा है कि जो 2019 की फाइट थी उससे बेहतर प्रिपेयर्ड होकर के लड़ाई में जा रहा है तमाम पार्टियां, विपक्ष, इंडिया गठबंधन। और खास बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री और उसके बाद तमाम नेता उसके बारे में बोल रहे हैं वो उन्हें ऊर्जा दे रही है। ये और ये तो कहना पड़ेगा संजीव कि ये जो रोड है ये उबड़ खाबड़ है, अभी बहुत झटके लगने वाले हैं, बीच बीच में इस प्रकार के झटके लगेंगे, लेकिन उससे कैसे उबरते हैं, वो ब्रेकर पार कितनी स्मूथली कर जाते हैं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो देखिए खेला होबे कितना जबरदस्त खेला होता है, नजर 2024 में इसी पर रहने वाली है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।